एपिसोड कौन सा है? नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 23 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, रोज की तरह आज हम फिर आपके साथ इस शो में उपस्थित हैं और आज हमारे साथ इस सत्र में होंगे बीड़ महाराष्ट्र से डॉक्टर सतीश सालुंके जी। डॉक्टर सतीश सालुंके जी नाट्य साहित्य में पीएचडी हैं और उन्होंने नाटकों के क्षेत्र में बहुत विशाल कार्य क्षेत्र उनका रहा है। नाटक लेखन से लेके नाटक मंचन तक उन्होंने बहुत कई सालों से किए हैं और कई जगहों पर, कई देशों में किए हैं, विदेशों में भी किए हैं। उन्होंने नाटकों पर लगभग 25 किताबें लिखी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। रंगमंच को शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया शिक्षा की बेहतरी के लिए। और इन सब कार्यों के लिए माननीय राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपने इतिहास की भी कई किताबें लिखी हैं और उनमें से एक किताब को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। आप महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो जश्न बचपन नाट्य समिति होती है, जो बच्चों के नाटकों का चयन करती है फेस्टिवल में, उसके भी आप सदस्य रहे हैं। आप संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही के भी 15 वर्षों तक डीआरपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रहे हैं और आपने लगभग कई राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 20 से अधिक नाट्य लेखन के पुरस्कार आपने जीते हैं और सांस्कृतिक और को लेकर के आपने भी, तो आपका बहुत लंबा अनुभव है, खासकर नाटक के क्षेत्र में हम बात करें तो। और इस समय आप महाराष्ट्र में परिवर्तन थिएटर अकादमी के प्रिंसिपल हैं और मराठवाड़ा साहित्य परिषद जो बीड़ में है, वक्ता और आज के अतिथि डॉक्टर सतीश सालुंके साहब का एक बार सारे दर्शकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, हमारे शो द टीचर शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बात सर, आपसे बातचीत नहीं, हम चाहेंगे कि आपके रंगमंच के क्षेत्र के जो भी अनुभव हैं वो हमारे शिक्षक साथियों को मिले और उनके द्वारा देश भर के बच्चों को मिले। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा आपका बचपन कैसे, कहाँ बीता और ये नाटकों की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसे शुरू? भट्ट साहब, आपका, भोगुना साहब का और जी, रोज की तरह श्री गिरीश जोशी जी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जोशी सर का स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे? आज भी सदैव विधेय हो रही है और मैं धन्यवाद भी देना चाहता, एक बहुत बढ़िया निकाला। और ये पर्याय देश के जो अध्यापक है, जो क्रियाशील अध्यापक है, तो उन्हें भी सालुंके जी हमारे जी जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है आपकी आवाज स्पष्ट है, फ्रेम ठीक नहीं है। बोलिए सर।
आप दोनों गायब हो गए। नो, हाँ सर, सालुंके जी फिर संपर्क कट रहा है उनसे, आज भी शायद कुछ समस्या है। हाँ तो किसी इसको तो बस इनको कॉपी करके हमें पेस्ट कर दीजिए। मोहन चौहान जी कह रहे नमस्कार। एक काम कीजिए, आप इनको कॉपी कीजिए। आप यदि पूरा डॉक्टर सतीश सालुंके जी जुड़ गए सर फिर से हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार। टोटल उनको दे दीजिए फ्रेम, टोटल फ्रेम उनको दे दीजिए। हाँ बोलिए डॉक्टर सतीश, बोलिए। क्या मैं रखूं अपनी बात को? हाँ 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 बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी जी जी। ओके, हाँ बोलिए। मैं रखूं सर बात को? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। ओके, नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश सालुंके महाराष्ट्र बीर से हूं। जैसे कि अभी भट्ट साहब ने मुझसे पूछा था कि अपने अपने सर बड़ा व्यवधान आ रहा है। मुझे आपकी दो बात डिवाइस से सुनाई दे रही कनेक्ट है, है। दूसरे वाले फोन से कट कर दीजिए आप। जी बंद कर दीजिए, किसी एक का बंद। हाँ जी। कहिए सर। बोलिए। हाँ जी नमस्कार। तो मैं नमस्कार। ये कह रहा, नमस्कार नमस्कार सर जी, नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो मैं ये कह रहा था कि वास्तव में सर आप सालुंके साहब, आप दो दो डिवाइस से कनेक्ट है, दो फोन से। हाँ, एक बंद फोन कर बंद दिया कर दीजिए, जी, आवाज बंद इको हो कर रही है दिया। आपकी। शुरू करो एक बात को फोन सर। बंद कर दीजिए सर, मुझे अभी भी दोनों। नहीं, बंद है, बंद है। एक एक चालू है, सिर्फ एक चालू है। जी सर, बोलिए ओके, सर। शुरू करूं? ओके, तो मैं ये कहने जा रहा था
कि कोई भी कला हो या फिर नाटक हो या अन्य कलाएं हो, ये कला मानवीय जीवन में व्यक्ति तो पैदा होता है लेकिन व्यक्तिमत्व पैदा नहीं होता। डॉक्टर भट्ट साहब ने मुझसे पूछा था कि अपने नाटकों के बारे में, बचपन के बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं बताऊं कि मैं एक मजदूर माँ बाप का बच्चा हूं और मेरे माता पिता मजदूरी करते थे, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत होशियार तो बिल्कुल नहीं था। मैं बैक बेंचर स्टूडेंट था। लेकिन मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे अध्यापिकाएं आई कि जिन्होंने ये देखा कि मुझ में कुछ नाटक के गुण हैं। स्कूल के नाटक में शामिल कर दिया। और जब मैं ये नाटक करने लगा, मुझे लगता कि उस समय मैं शायद 6ठी और 7वीं कक्षा में था, और तब जब मैं नाटक करता था तो और जब दर्शकों से तालियां बजती थी और जब नाटक समाप्त होने के बाद दूसरे दिन जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे जो मित्र थे, जो मुझसे पढ़ने में शायद बहुत अच्छे थे, वो मुझे एक रंगकर्मी की हैसियत से बुलाते थे। और जब दर्शकों की तालियां बजती थी तब मुझे ऐसे लगा कि मैंने ये महसूस किया कि हाँ, मैं अध्यापन में शायद कम हूं, जो मार्क मेमो है उस पर शायद मैं बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हूं, लेकिन एक गुण मेरे भीतर है जिसके माध्यम से शायद मैं अपने अध्यापकों की, अपने मित्रों की शाबाशी ले सकता हूं, और वो है नाटक। तो मेरी अध्यापिका चित्राबाई जोशी, जिनका मैं बहुत ही आभारी हूं, जिनका शायद वो मेरी जिंदगी में नहीं आती। जी आप दोनों जने विदेय हो गए। सर सालुंके जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। जी डिस्कनेक्ट हो गए सर वो फिर से। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, वो फिर से आ रहे हैं हमारे साथ। नेटवर्क की थोड़ा सा समस्या आज भी वहां पर है, मुझे लगता है। आपके यहाँ मौसम ठीक है? इस बीच सर हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। राकेश जुगरान जी कह रहे हैं कि ये है गुरु की सतीश जी की जिंदगी में से हमारे एक और वरिष्ठ साथी हैं सतीश जी। जी जी सतीश जी जाना जी सर, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। नमस्कार जी। बताइए सतीश समझे जी, बोलिए। मैं एक और छोटी सी बात बता दूं सर जी। तो चित्राबाई जोशी जी आपकी जिंदगी में आई, पूरा करके रिकॉर्ड करके तब वो ज़्यादा सही किया था। वैसे ठीक लगे नहीं मैंने किया, इससे तो बेटर ही होता है। बहुत कुछ बोलना चाहती है तो उनको बता देता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और क्या कह रही है? ये जो कह रहे थे ना कि टेक करके बाद में आप पैसा बैठक कर दे रहे हैं। सतीश सालुंके जी का संपर्क फिर से कर दिया थोड़ी देर के लिए।
बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है ये। जी सालुंके जी आ गए जी सर। हाँ आ गए सर, सालुंके जी आ गए। जी सर। सालुंके जी आप सुन पा रहे हैं हमें? तो फ्रीज मुझे हाँ नेटवर्क पुअर होने से हो जाता है सर ऐसा। तो वो थे कनेक्ट हो गया। सालुंके जी सर फ्रीज हो गए, उनका फ्रीज। फ्रेम फ्रीज हो गया है। हाँ सर आवाज आ रही सालुंके जी? दिक्कत है सर जी। सर कभी सीसीआरटी में भी सालुंके जी नाटक लेके आए क्या? नहीं, प्रयासरत थे, लेकिन शायद एक बार। नहीं 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 नहीं, आप लाए थे ना एक बार नाटक। मूलतः इन्होंने मराठी थिएटर में बहुत काम किया, बच्चों का जो मराठी थिएटर है उस पर बहुत काम किया, तो इसलिए दिल्ली में लाते लाते रह गए थोड़ा सा। आपको हमने बुलाया था 1 या 2 बार। वो जो नाटक सर हम लेके आए थे वो भी मूलतः मराठी नाटक ही था। वो एक मराठी लेखक है श्रीरंग गोडबोले, उनका लिखा हुआ एक नाटक था। हाँ गोडबोले। इनके तो बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखा टॉप में रहे हैं सतीश सालुंके जी। हाँ सोचा था कि आज तो अच्छी बातचीत होगी, लेकिन मैंने अभी वो प्रयासरत है सर, मुझे लगता है कि हो जाएगी बातचीत, थोड़ा देर से ही सही होगी। आ रहे हैं सर, फिर से आ रहे हैं सर। जी जी आने की सर आ गए। जी सालुंके जी आप यदि मुझे फ्रेम से हटा दें, उनको रख लें सिर्फ, ये स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत तो नहीं होती? आप और वो हो जाएं स्क्रीन में। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, वो उनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। जहां पर भीड़ में सालों वो दिन में उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि दोनों कंपनियों को उन्होंने कहा है कि नेटवर्क शाम तक ठीक करें, और वो प्रयासरत भी थे, इसमें लगे हैं वो। आपने तो सर किताब छपी थी भीड़ का इतिहास, जहाँ तक मुझे ध्यान है। भीड़ का हेलो बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। थिएटर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, थिएटर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये भट्ट जी, आपने जो पीछे वो लगाया ना पोस्टर, हाँ जी सर। वाह क्या बात। चलिए बताइए। मैं तो देखिए खुला आसमान दिख रहा है मेरे पीछे,
ठीक है, बस बस, हाँ। चित्राबाई जोशी जी के आगे चलिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था सर कि हाँ, देखिए, माँ जिसे जन्म देती है वो देह होता है, लेकिन अध्यापक जिसे जन्म देता है, माँ जिसे जन्म देती है वो व्यक्ति होता है, लेकिन अध्यापक जिसे जन्म देता है वो व्यक्तिमत्व होता है। माँ ने जिस व्यक्ति को जन्म दिया है वो तो नाशवंत है, मर जाएगा, लेकिन अध्यापक ने जिस व्यक्तिमत्व को जन्म दिया है वो कभी नहीं मरता सर। इसलिए मैं यकीनन कहता हूं कि अध्यापक किसी भी समय पर कोई भी आए, चाहे 3G आए, 2G आए, 4G आए, हर काल में गुरुजी ही महान है सर, गुरुजी ही महान है। तो मैं तो एक मजदूर का बच्चा था सर, मेरे माता पिता मजदूरी करते थे, लेकिन नाटक ने मुझे अपने जिंदगी का मतलब बताया। नाटक ने मुझे बताया कि क्यों जिए और किसके लिए जिए सर। नाटक, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत, शायद मुझे याद नहीं है, किसी शायर ने कहा है कि नहीं मिन्नत कशताबे शुनिदन दास्ता मेरी, नहीं मिन्नत कशताबे शुनिदन दास्ता मेरी, खामोशी है गुफ्तगू बेजुबानी है जुबा मेरी। ये कैसी जुबाबंदी है तेरे महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा में। क्या बात सर, ये जो बात करने को तरसने वाली जुबा है ना, तो उस समय कविता पैदा हो जाती है, उस समय नाटक निर्माण हो जाता है, उस समय उपन्यास निर्माण हो जाता है। जब समाज बेजुबान हो जाता है, वो कोशिश करता है कि मैं कुछ कहूं, लेकिन जब वो कह नहीं पाता, तब एक नाटककार अपने हाथ में लेता है लेखनी और निर्माण करता है नाटक का। तो नाटक इसलिए करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है सर। और सारी जब 40 साल जिंदगी भर जो हम लोग कर रहे हैं नाटक, तो नाटक की जो रंगभूमि है, हम उसे रंगभूमि नहीं मानते, ये सामाजिक आंदोलन की रणभूमि मानते हैं सर। वाह, बहुत जी सर, पूछिए। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है नाटक का, क्योंकि मेरे को याद है आज से 50-55 साल पहले मैंने, जब दिल्ली में बहुत कम टीवी की संख्या थी, विजय तेंदुलकर जी का नाटक जो शांताला कोर्ट चालू आहे, जी, वो देखा था। और उस नाटक की छवि आज तक सीन बाय सीन मेरे जहन में है। वो फर्क था। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सर कि आखिर में जो कला है, जो कला मानव के उत्पत्ति का जो इतिहास है, जी सर, कला का अपना इतिहास हो एक ही है, लेकिन आखिर मानव ने कला की निर्मित क्यों की है सर? तो उसने अपने जीवन को संवेदनशील बनाने के लिए, अपने जीवन में मानवीय संवेदना की प्रस्तावना करने के लिए। आप सोचिए, एक पशु में और मानव में अंतर क्या है? मानव के भीतर की जो संवेदना कलाएं हैं, जो कला के माध्यम से मानवीय संवेदना की प्रस्थापना हुई है, उसको अगर मानवीय जीवन से निकाल दिया जाए तो मानव जानवर के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये वैशिष्ट है। ये पशुओं में कला नहीं है। कोयल गाती है, ये हम कहते हैं, कोयल को कहाँ पता है कि वो गा रही है? सही। कला का वैशिष्ट क्या होता है? घोड़ा नाच रहा है, घोड़े को कहाँ पता है नाच रहा है? ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन जब मैं मंच पर जाता हूँ, जब मैं मंच पर जाकर कोई अपनी भूमिका कर रहा हूं, तब मुझे पता होता है कि मेरा नाम सतीश सालुंके है। मुझे निदेशक ने बताया कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ आना है। मुझे पता है कि यहाँ से लाइट आ रही है, मुझे पता है कि यहाँ से म्यूजिक बजने वाला है, मुझे पता है कि मेरे 2 कदमों के बाद मेरा सहयोगी रंगकर्मी है। ये मुझे पता है। जब मुझे कुछ पता होता है, बावजूद मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि मैं सतीश सालुंके नहीं हूं, मैं तो एक भिखारी हूं मंच पर, मैं एक राजा हूं मंच पर। तो ये जो होता है ना सर, ये कहां से आया है? ये नाटक का इतिहास या कलाओं का इतिहास मानवीय जीवन के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ये कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है, वाद्य है। इसीलिए हमारे जीवन में मानवीय भावनाओं की प्रस्थापना हुई है, क्योंकि संवेदना निर्माण करने का काम कलाओं ने हमारे जीवन में किया है। इसलिए मानवीय जीवन को कला से अलग नहीं किया जा सकता। और इस अर्थ में मैं कहता हूं कि कला एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है। नाटक मात्र मनोरंजन का माध्यम नहीं है। तो नाटक सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, सशक्त हथियार है। और जब तक हम ये नहीं सोचते, जब तक हम ये नहीं सोचते कि कोई भी अगर नृत्य कर रहा है तो ये स्वांते सुखाए नहीं होता।
कोई कला स्वांत सुखाए नहीं होती। जब अगर आप स्वांत सुखाए कला कर रहे हैं तो आप कला से बेईमानी कर रहे हैं, आप कला की प्रताड़ना कर रहे हैं। अपने आप को खुश करने के लिए कोई नाटक नहीं करता, क्योंकि जब तक उसमें कोई सामाजिक अभिनिवेश नहीं है, समाज के बदलाव के कोई विचार की उसमें अगर प्रस्तावना नहीं है, और अगर समाज के कुछ हित में नहीं है, अगर आपका संगीत समाज के हित में नहीं है, आपका गायन समाज के हित में नहीं है, आपका लेखन समाज के हित में नहीं है, तो फिर आपका जो कोई साहित्यिक प्रपंच है, कला का प्रपंच है, ये समाज की दृष्टि से कोई काम का नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत स्तर पर की अभिव्यक्ति है, और ये जो व्यक्तिगत स्तर की अभिव्यक्ति है, इसे हमने ये देखा है कि बहुत लंबा जीवन नहीं मिलता, ये अल्पजीवी होते हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों आपको ऐसा लगा कि कई साल पहले आपने अशी पाखरे यानी हिंदी रूपांतर पंछी ऐसे आते हैं देखा था, आज भी आपके मस्तिष्क में वो क्यों घूम रहा है? इसलिए घूम रहा है कि कला की अपनी अभिव्यक्ति का ये प्रभाव है। तो ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दो बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर DN भट्ट जी भी और आप भी। आप दोनों के बीच में संवाद हो थोड़ा सा। इसके बाद मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं शिक्षा और थिएटर को लेकर, बाद में आपको पूछूंगा। डॉक्टर भट्ट, आप कुछ बात करना चाहें? हाँ सर, मैं सर की बात इतनी धारा प्रवाह है कि बस सुनते ही रहने को मन कर रहा है। और दूसरा सर, क्योंकि सर मूल रूप से लेखन का काम ज्यादा सर ने किया है, तो मैं मंच पर ज्यादा सक्रिय रहा हूँ। सर मंच के पीछे भी उतने सक्रिय रहे हैं। तो सर एक बड़ा रोचक सवाल डॉक्टर OP केजरीवाल, तो उन्होंने जब अपने पात्रों को मंच पर देखा, तो और भी कई सारे लेखकों को हमने, कहानीकार हैं भट्टरोही जी, शैलेश मंटियानी जी, उनके पात्रों का हमने कई बार मंचन किया, उनकी कहानियों का। लेकिन आप खुद नाटक लिखते हैं और सर आप अपने पात्रों को मंच पर जीते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, संवाद करते हुए देखते हैं, तो आप पूरा उनको मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भट्ट को ले आइए, डॉक्टर सतीश सालुंके जी को फ्रेम में ले आइए थोड़ा सा। एक लेखक होने का जो रुचि होती है सर, वो जी डॉक्टर भट्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने बहुत रोचक और बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो थिएटर करते हैं, जो लोग थिएटर करते हैं, नाटक करना एक अलग बात है। आप मेरी बात को समझिए कृपया। नाटक करना एक अलग बात है और थिएटर करना एक अलग बात है। थिएटर करने का मतलब है कि जैसे कि आप जो है तो एक पूरी समर्पित भावना से अगर आप काम कर रहे हैं। नाटक तो व्यावसायिक भी होते हैं जो पैसों के लिए नाटक करते हैं, लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा कि जब आपके पात्र मंच पर आते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, मैं आपको बताऊं कि नाटक एक निर्मित प्रक्रिया है, पूरी निर्मित प्रक्रिया है। अगर संक्षिप्त में आपको इसका जवाब दूं तो मैं ये कहूंगा कि एक पहले बार जो व्यक्ति पिता हो रहा है और जब वो अपने नवजात बालक को अपने हाथ में लेने के बाद जो महसूस करता है, वही भावना मैं महसूस करता हूं जब मेरा लिखा हुआ नाटक, निर्देशित किया हुआ नाटक जब मंच पर आता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा पुत्र है और मैं उसको अपने हाथ में ले रहा हूं। देखिए, निर्मित की ये प्रक्रिया होती है ना, ये बहुत ही जीवनदायी, बहुत रोमांचकारी होती है, क्योंकि जबकि एक कोई नाटककार होता है और वो खुद दिग्दर्शक होता है, और जबकि वो अपने संस्था का जो प्रमुख होता है, तो पहले से लेकर अंत तक जब वो लिखने को बैठता है और उस समय से जब प्रत्यक्ष रूप से जब उसका मंचन होता है, ये सारी जो अनुभूति है ना, ये थिएटर करने की अनुभूति, ये जिंदगी की बहुत बहुत बड़ा ये आनंद है और इस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी सर। सर मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि नाटक मनोरंजन का साधन नहीं है, जबकि आज जो आम जनता है उसमें यह धारणा है कि नाटक मनोरंजन के लिए फिल्मों की तरह, लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है एक रंगकर्मी होने के नाते। तो आज के दौर में सर जब हम पूरी तरह से डिजिटल युग पर हैं और उंगलियों से सारा काम कर रहे हैं, तो नाटकों की रही है सब। मैं आपको सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। फिर से दोहराता हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था
क्योंकि नाटक परिवर्तन का बहुत सशक्त माध्यम था और है, और हम नाटक को केवल मनोरंजन का साधन जी नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि नाटक समाज की जो समझ है, आजकल नाटक बहुत कम खेले जा रहे हैं, थिएटर बहुत कम हो रहा है, तो आज के दौर में सर प्रासंगिकता कितनी रही है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए? देखिए कि ये सही है कि न केवल नाटक सभी कलाओं की निर्मित ये मनोरंजन के लिए हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी कलाओं की निर्मित मनोरंजन के लिए हुई है। क्यों लगा कि आदमी को पहली बार ऐसा क्यों लगा अश्मयुगीन काल समय में कि क्यों लगा उसको गाएं, क्यों लगा उसको नाचें, क्यों लगा उसको चित्र निकाले, गुहा चित्र निकाले, क्यों लगा उसे नाटक करे? तो ये पहले तो बात ये है कि ये मनोरंजन के लिए उसने ये सारे कलाओं का संशोधन किया है। लेकिन भट्ट साहब ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे समय बदलता है, समय सामाजिक परिस्थितियां बदलती है, उस समय कला को भी अपने आप को इस बदलना चाहिए। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, मुझे लगता है कि कला को भी परिवर्तित होना चाहिए, तो नाटक को भी परिवर्तित होना चाहिए। जब आज जिस समय पर हम जी रहे हैं, उस समय न केवल हम मनोरंजन के लिए कला का उपयोग नहीं कर सकते, तो कला ये जीवन को संपन्न करने के लिए मानव ने इजाद किया है। कला जीवन के लिए है, जीवन कला के लिए नहीं। आप समझ लीजिए बात को, तो कला जीवन के लिए है। तो इसलिए कि मनोरंजन के माध्यम से ही हम लोगों के अंदर एक प्रबोधन निर्माण करना चाहिए। ये नाटक वालों की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मनोरंजन करते करते हमें समाज की जितने भी सारी समस्याएं हैं लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अब ये सवाल उठता है कि क्या नाटक से क्रांति होती है, क्या नाटक से परिवर्तन होता है? तो नाटक कोई क्रांति नहीं करता, नाटक कोई क्रांति नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन नाटक क्रांति का मन तैयार कर सकता है। नाटक क्रांति करने के लिए जो भावना समाज में होनी चाहिए वो निर्माण कर सकता है। कोई साहित्य, कोई कला क्रांति नहीं कर सकती, लेकिन वो समाज निर्माण कर सकती है। इतनी ताकत कला के भीतर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि मनोरंजन के माध्यम से ही हमें ऐसी समस्याएं जो हमारे परिवेश में है और लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, किसी कलाकार के लिए और किसी साहित्यकार के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो सबसे बुरा समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है। मतलब क्या है कि कोई समाज, कोई देश, कोई राष्ट्र जब अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सबसे बुरी समय से गुजर रहा है, वो समय साहित्यकार के लिखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अर्थात क्या है कि ये साहित्य, नाटक आप भी लिखा, ये कहां से आता है सर? ये अगर मैं निश्चित करूं कि चलो मुझे नैनीताल में जाना है और एक कविताएं लिखनी है, कथा लिखना, ये तो पॉसिबल होता नहीं ना। भगत सिंह की एक बहुत बड़ी कविता, बहुत अच्छे जो कविता है वो मुझे याद आ रही कि उन्होंने कविता में कहा है, भगत सिंह ने, कि मैं प्रेम की कविता लिखने बैठ जाता हूं लेकिन न जाने कैसे क्रांति की कविता बन जाती है। तो आप समझ लीजिए सर, तो ये कहां से आता है? तो मानसिक जो अस्वस्थता होती है हमारे भीतर की, जो मानसिक अस्वस्थता होती है, जो हमारे भीतर के, हमारे सामाजिक परिवेश में जो समस्याएं हैं, और वो देखकर जब हम बहुत दुखी होते हैं, मानसिक अस्वस्थता होती है, वहां से साहित्य निर्माण होता है सर। सतीश जी, मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं, वो तो आप जो भट्ट साहब के साथ आपका संवाद है उसमें आप अपनी बातों को रखेंगे। मेरा एक प्रश्न ये था कि जो नाटक को लेकर, थिएटर को लेकर जो हमारे देश में प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है या FTII है या जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, जो और थिएटर की दिल्ली में कई सारी संस्थाएं, फेमस संस्थाएं हैं, इनके रोल को आप कैसे देखते हैं? इनका क्या योगदान है? मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि आपने विभिन्न विषयों को, आपने पूरे थिएटर के कैनवस को छूने की कोशिश की है। जहाँ एक तरफ आपने सामाजिक पॉलिटिकल नाटक लिखे, वहाँ दूसरी तरफ इतिहास को लेकर आपने काम किया, फिर बच्चों के नाटक में भी आपने काम किया। तो आप क्या समझते हैं कि नाटक जो है वो एक शास्त्र है? नाटक तो पहले तो मैं आपको ये दो सवाल है। पहला जो सवाल था
कि जो रंग प्रशिक्षण देश में हो रहा है उसके बारे में। जी जी हाँ। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या नाटक एक शास्त्र है। ये दो सवाल अलग अलग है। पहले तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं, पहले सवाल का जवाब दे दूं। अब मुझे काफी लोग शायद मेरे जो मैं उद्गार कहने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मेरा अपना मंतव्य है, शायद कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से कला को, न केवल नाटक, गायन, नृत्य हो या फिर और जो कुछ भी है, कलाओं को कक्षा में पढ़ाने की शुरुआत हो गई है, उस दिन से ये कलाएं मरते जा रही है। ये मेरा अपना कहना है, कि जिस दिन से कला को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, उस दिन से कला खत्म होते जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि क्या नाट्य प्रशिक्षण शिविर जो हमारे देश में हो रहे हैं, क्या उससे हमारे देश में जो नाटक में रंगकर्मियों में कौन सी बढ़ोतरी हुई, ये आपने पूछा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, जबकि एक आदमी 40 साल से नाटक कर रहा है, जिसने कम से कम 250 नाट्य प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है। अब मेरा उद्देश्य, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप नाट्य प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करते हैं और नाटक करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? कि एक महान रंगकर्मी आपको निर्माण करना है? तो बिल्कुल नहीं। मुझे कोई रंगकर्मी निर्माण नहीं करना है। मुझे नाटक के माध्यम से एक अच्छा आदमी निर्माण करने का प्रयास है। और ये मैं अकेला नहीं हूं। इस देश में इस भूमिका से काम करने वाले कई लाख रंगकर्मी हैं, कई लाख रंग शिक्षक हैं, जो कि नाटक के तरफ से एक सुसंपन्न समाज निर्मित की प्रोसेस को देखते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो नाट्य प्रशिक्षण शिविर होते हैं, जो नाट्य विद्यालय है, वहां पर जो पढ़ाया जा रहा है, मैं सभी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं। कुछ मुझे पता है कि कुछ जगहों पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है अपने क्षेत्र का, वहां पर केवल प्राध्यापकों की वेतन मिलता है, बाकी वहां पर कुछ नहीं होता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, जैसे कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में कहा, मुझे ऐसे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने वाले जो छात्र है, ये भारत के सभी हिस्सों से आने वाले छात्र हैं, लेकिन वहां आप जो पढ़ाते हैं वो हिंदी में पढ़ाते हैं, जबकि मलयालम जानने वाला, तेलुगु जानने वाला, साउथ से जो लोग आते हैं, असमी से, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लोग आते हैं, वो उनको जाकर तो थिएटर अपनी लैंग्वेज में करना है ना सर। वहां जाकर तो उन्हें अपनी लैंग्वेज में थिएटर करना है। ओके, तो वो मुझे बताइए कि सारे शिक्षक वहां आते हैं, उनको एक्सपोजर दिया जाता है कि केरल का थिएटर ये है और तमिलनाडु का थिएटर ये है। सारे शिक्षक वहां पे आते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, उनको लैंग्वेज के प्रति एक्सपोज किया जाता है। तो ऐसा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने ये प्रस्तुति शुरू की है। हाँ, अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कुछ 2-3 ब्रांचेस उनके अपने शुरू किए, जैसे सिक्किम में शुरू किया है, वाराणसी में शुरू किया। जी। लेकिन मुझे ये कहना है, जबकि अगर मुझे मराठी में आकर थिएटर करना है, तो या मुझे मलयालम में उसको किसी को थिएटर करना है, केरल उधर उसको थिएटर करना है, तो मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर सोचा जाए, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रादेशिक स्तर पर अपनी एक ब्रांच तैयार हो जाए। हर राज्य में उनकी एक ब्रांच तैयार होनी चाहिए। सालुंके साहब, माइक के आगे आपका हाथ, कैमरे के आगे आपका हाथ आ गया है। हमारे साथ सर श्री हेमंत बिष्ट जी भी आज से जुड़े हैं। एक बार नमस्कार विशेषज्ञ के तौर पर, और जैसे दोनों ही हमारे राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं, दोनों ही रंगमंच के बहुत बड़े ज्ञाता है, किए और लिखे हैं नैनीताल में युगमंच और दूसरी तमाम। तो सर, मैं सालुंके सर, नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर सभी को प्रणाम। अब जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय, आप सबको प्रणाम सर। और सालुके सर के दर्शन आज हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको, और जोशी सर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमारे सभी दर्शकों की ओर से सालुके सर का बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं आगे चलूं सर? जी बिल्कुल। हाँ, तो और दूसरा सवाल आपने पूछा कि नाटक शास्त्र है क्या, ये सवाल आपने पूछा था जोशी सर ने, बराबर है? जी। मेरा अपना कहना है कि नाटक ही शास्त्र नहीं है। मेरा अपना कहना है। क्यों नहीं है ये नाटक शास्त्र?
क्योंकि किसी भी शास्त्र की सिद्धता तभी होती है जब वो सामाजिक उपयोगिता सिद्ध करता है, पहली बात। और देखिए, और शास्त्र जो है, विज्ञान जो है, जैसे आप आरोग्य शास्त्र लीजिए या भूगोल शास्त्र लीजिए, जो भारत में है वही अमेरिका में है, वही यूरोप में है, वही सब तरफ है दुनिया में। लेकिन नाटक एक ऐसा शास्त्र है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बावजूद आप एक उत्कृष्ट नाटक कर सकते हैं। मुझे बताइए कि कितने रंगकर्मी ऐसे होते हैं जो कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सामने रखते हैं और नाटक करते हैं। कौन होता है? बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भरत मुनि को नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने जो नाटक किया है वो दुनिया में माना गया हुआ नाटक है। मतलब जब मैं नाटक करता हूं, मैं ये जरूरी नहीं कि मैंने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नाटक करता हूं, क्योंकि जब मैं नाटक करता हूं तो उस नाटक का दिग्दर्शक, निर्देशक उस समय तक अपने आप में स्वयं भरत मुनि होता है सर, अपने आप में स्वयं भरत मुनि होता है, क्योंकि वो अपने नाटक का रचयिता है, अपने नाटक की वो रचना कर रहा है। और शास्त्र यानी कि विज्ञान, साइंस, प्लीज लेट अस, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। तो विज्ञान जो है उसके अपने नियम होते हैं सर, उसके अपने नियम होते हैं, और विज्ञान नियमों से बंधा हुआ होता है। लेकिन नाटक ये नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि जो नाटक के नियम तोड़ता है और नाटक करता है, ऐसे ही नाटक को हम जो प्रयोगशील नाटक कहते हैं। फिर कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, अंधायुग से लेकर घाशीराम कोतवाल तक, और जहां तक जो आपने आप जो विजय तेंदुलकर साहब की बात कर रहे थे, वो अब इस देश में चाहे वो रतन थियाम जी हो, वामन केंद्रे जी हो, या आदरणीय पन्नीकर साहब हो, या फिर और बहुत सारे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई आदरणीय लोग हैं, इन्होंने जो नाटक किया है, ये नाटक उन्होंने शास्त्र सामने रखकर नहीं किया, अपने स्वयं का शास्त्र उन्होंने रचा है। तो नाटक ये साइंस नहीं है कि यहाँ पर अगर ऐसा होता तो शायद सभी प्रकार के नाटक, अगर मैं अंधायुग कर रहा हूँ, आप अंधायुग कर रहे हैं, और दिल्ली में अंधायुग कर रहा है, और वो एक शास्त्र है, इसी तरह से करना होगा, तो ये कॉपीराइट हो जाएगा सर, कॉपी हो जाएगी हर जगह पर। तो फिर मेरा अहमियत क्या है? निर्देशक की अहमियत क्या है? निर्देशक की अहमियत क्या है? निर्देशक की अहमियत यह है कि नाटक के माध्यम से वो अपने आप को व्यक्त करे, वो खुद रचयिता है उसका। इस लिहाज से नाटक ये साइंस नहीं है, बल्कि नाटक ये शास्त्र के नियमों को तोड़कर अपना शास्त्र प्रस्थापित करने वाला एक स्वयं अलग से एक प्रयोगशील एक क्षेत्र है नाटक का। इसीलिए तो सर जो भी नाटक आज तक हुए हैं, जो भारत में जो बढ़िया नाटक हुए हैं, वो सारे नाटक ये नाट्य शास्त्र के नियमों को तोड़कर इन निर्देशकों ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। फिर कोई भी नाटक, जो बढ़िया नाटक है उसको ले लीजिए, तो ये बात है। तो आप नाटक को किसी आरोग्य शास्त्र की तरह या फिर क्या भूगोल शास्त्र की तरह के नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि नाटक के नियम खुद निदेशक निर्माण करता है अपने आप के लिए। बड़े क्रांतिकारी विचार हैं आपके। जी, ये क्रांतिकारी विचार नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्रांतिकारी विचार, ये वास्तविक विचार है। मैंने तो भरत मुनि को नहीं पढ़ा, ओरिजिनल है, मैं मानता हूं। नहीं, मुझे ये बात बताइए कि मैंने भरत मुनि को नहीं पढ़ा तो क्या मैं नाटक नहीं कर सकता? हाँ। ये निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र विश्व का सबसे बढ़िया किताब है, कोई शक नहीं। दुनिया में इतनी महान किताब नाटक के ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरा अपना ये कहना है कि जिन्होंने नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा, क्या वो नाटक नहीं करते? बल्कि आप यकीन कीजिए, इस देश में 3 करोड़ लोग रंग कर्म कर रहे हैं, जिसमें से 90% लोगों ने नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा है। सर, ये कला को जब आप शास्त्र में बांधते हैं, तो ये कला केवल अभिजात वर्ग के मनोरंजन का माध्यम बनती है। लेकिन जब कला को आप मुक्त कर देते हैं, तो वो तमाम लोगों के जीवन का अंग बन जाती है। यही तो बात है ना सर। लोक कला और शास्त्रीय कलाओं में फर्क क्या है? लोक कला और शास्त्रीय कलाओं में फर्क क्या है? क्यों हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है ये केवल किसी विशिष्ट अभिजात वर्गों को रिझाने के लिए है, लेकिन जब हम लावनी करते हैं, जब हम मार्च करते हैं, जब हमारा जो लोकगीत है, लोक संगीत बजने लगता है, तो जो जिंदगी में कभी नहीं नाचता वो भी थिरकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। अपने जो कर्म कर रहा है आदमी, खेती में काम कर रहा है, जो खेती में काम कर रहा है, अगर शेतकरी गीत, किसान गीत शुरू हो जाए, भलरी दादा भलर दिली कोंबड्यानं बाग,
वो नाचने लगता है सर। कला अगर इन लोगों तक नहीं जाएगी तो कला का अपना वैशिष्ट और महत्व क्या है मानवीय जीवन में। जी जी जी, रमैया वस्तावैया सवाल ही नहीं। सालुके साहब एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि निर्देशक उस समय स्वयं सब कुछ करता है, तो नए नए प्रयोग, अभिनव प्रयोग आपने भी किए, सब लोगों ने किए हैं। तो मुझे बताएंगे कि नाटकों में कोरस की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जैसे आजकल बिल्कुल नियमों में बच गया कि नाटक कर रहे हैं तो हम कोरस जरूर डाल रहे हैं, जरूरत हो या ना हो। कई निर्देशकों को मैंने देखा है कि कोरस का सहारा लेता है, नाटक को अट्रैक्टिव बनाता है या कुछ कहना चाहता है। तो कोरसेस की नाटक में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या हमको बताना चाहेंगे? देखिए सर, कोई तरकारी बनानी है तो उसकी सारी जितनी भी आवश्यक जो तरकारी बनाने के लिए भी तेल है, मीट है, नमक वगैरह वगैरह है, दिए जाए और 4 व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्ति को दिए जाए और उन्हें कहें कि आप ये आप तरकारी बनाइए, तो चारों की टेस्ट अलग होगी। बिल्कुल, चारों की टेस्ट अलग होगी, बराबर है। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोरस हो ही, वो निदेशक निश्चित करेगा। जो नाटक का निदेशक है वो निश्चित करेगा कि क्या मैं यहाँ पर कोरस का प्रयोग करूं या नहीं करूं। कई बार जो हमारी समांतर रंगभूमि होती, कई बार हमारी समांतर जो रंगभूमि होती है वहां पर अपनी बात, जैसे हम कोई बात लिखते हैं और उसको अंडरलाइन करते हैं, वैसे ही नाटककार कोई बात अगर दर्शकों को बताना चाहता है, अंडरलाइन करना चाहता है, तो उस समय वो कोरस का प्रयोग करता है। और जो प्रयोगशील नाटक है उसमें कोरस का बहुत प्रभावशाली उपयोग हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हर नाटक में हो, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग तरीके से हम एक ही नाटक की प्रस्तुति करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है ये निर्देशक का अपना स्वातंत्र है कि वो कोरस का उपयोग करे या न करे, लेकिन कई बार कोरस का बहुत प्रभावशाली उपयोग हो सकता है और होता है। इससे मैं सहमत हूं और मैंने कई नाटकों में इसका प्रयोग किया है। बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल सर नाटकों में बिल्कुल मैं देखता हूं कि अनिवार्यतः लोग कोरस ठूंसते हैं, चाहे उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो आपने ये मेरे मन के बिल्कुल, जब आवश्यकता है तो होना चाहिए। जी नहीं, होता क्या है सर, जो नए जो निदेशक होते हैं और वो जो किसी विख्यात दिग्दर्शक का जब नाटक देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने नाटक में भी इस प्रकार की कुछ बातें आ जाए। तो लेकिन मुझे इससे बुरा नहीं लगता सर, मैं उन लोगों को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है ना। एक निदेशक को जब अच्छी बातें वो अप्रिशिएट करता है और अपने नाटक में लाने की कोशिश करता है, वो निदेशक के व्यक्तिमत्व के विकास के पहला चरण है, ऐसे मुझे लगता है। बहुत तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि नाटक ये शास्त्र नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं है। निदेशक निश्चित करेगा कि वो क्या करना है, वो स्वतंत्र है और वो अभिनव प्रयोग कर सकता है। इससे पहले कि जोशी जी और हमारे आज तो खुद DN भट्ट जी, जिन्होंने बिल्कुल, जिनको तो अनंत असीम मतलब नाटकों से लगाव भी है सर, और वो नाटक करते भी रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स के नाटक उन्होंने किए हैं, फिल्में की हैं। तो ये लोग पूछेंगे। बस एक जिज्ञासा सर मेरी अभी और है, क्योंकि हम सीधे विद्यालयों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम टीचर हैं, बच्चों से सीधे संपर्क में आते हैं। अगर हम कोई बाल नाटक करते हैं सर, क्योंकि आपके 25 किताबें बाल नाटक और एकांकियों पर आई हैं, प्रतिष्ठित किताबें, तो बाल नाटक करते समय हम क्या क्या तैयारियां करें और क्या क्या हम किस तरह से बाल नाटक करने के लिए अपने आप को तैयार करें, थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सीधा संपर्क उन्हीं से है सर। बहुत सुंदर सवाल पूछा है सर आपने, बहुत सुंदर सवाल पूछा है। और ये जो सवाल है ये राष्ट्रीय सवाल है सर। देश में बाल रंगभूमि, बाल नाटक करने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जान नहीं पाते कि बच्चों का नाटक कौन सा है और बड़ों का नाटक कौन सा है। बहुत बार तो ये होता है कि बड़ों के नाटक बच्चों के नाटक बोलकर वहां पर वो खेले जाते हैं, हालांकि बच्चों के नाटक वो नहीं होते। तो जब हम बच्चों के नाटक करते हैं तो सबसे पहले हमको बच्चों के मानसिक जो उसका विश्लेषण है वो हमें करना पड़ेगा कि बच्चे हैं तो उनका जो वो क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए 50 साल पहले का बच्चा जो सोच रहा है वो आज बच्चा नहीं सोच रहा है। हो सकता है कि आपके घर में एक ऐसा बच्चा हो जो
आपका मोबाइल आपसे ज्यादा बेहतर जानता हो, बराबर है जी। तो सवाल यह है सर कि बच्चों के जब हम नाटक करते हैं तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम विषय क्या चुनते हैं, क्या वो बच्चों के जिंदगी से संबंधित है, पहली बात तो यह है। अब दूसरी बात यह है, आप जब विषय चुनते हैं तो आप उस विषय को कैसे प्रस्तुत करते हैं, किस शैली से प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल किस शैली से प्रस्तुत करते हैं आप। जो समांतर रंगभूमि और प्रयोगशील रंगभूमि है, ये प्रायोगिक नाटक आप बच्चों के रंगमंच पर तो नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी आकलन शक्ति होती नहीं कि क्या चल रहा है। सुस्पष्ट भूमिका होनी चाहिए, निदेशक ने बताते समय बहुत उसकी भूमिका बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस रीति से हम बच्चों को ये नाटक बता रहे हैं वो कौन सी है। हो सकता है आप कोई बात एक पंछियों के माध्यम से बता रहे हैं, हो सकता है आप पक्षियों के माध्यम से, आप पशुओं के माध्यम से, हो सकता है राजा रानी की कहानी आप बता रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को नाटक समझे ऐसी शैली निदेशक ने अपनानी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं सर, बहुत बार ये होता है कि बच्चों के नाटक के जो विषय होते हैं, ये विषय कई बार उस समुदाय से संबंधित होते हैं जो समस्या उनके माँ बाप ने निर्माण की है। मान लो कि घटस्फोट हो गया, डिवोर्स हो गया, इसका बच्चे के ऊपर क्या परिणाम हो गया, ये तो नाटक का विषय है ही, ये तो समस्या है ही जी। लेकिन सर मुझे वो बच्चे ज्यादा, उन बच्चों के बारे में ज्यादा कहना है जो बच्चे पैदाइशी समस्याएं लेकर आए, पैदाइशी रोटी की समस्या लेकर आए, पैदाइशी सामाजिक समस्या लेकर आए, पैदाइशी आर्थिक समस्या लेकर आए। क्या वो नाटक बच्चों के नाटक नहीं है? तो मुझे लगता है कि बच्चों के नाटक ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को संस्कारित करने का भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर जी। तो आपकी बात आगे बढ़ाता हूं मैं, तो किस तरह से आप प्रस्तुत करना चाहते हो, उसकी शैली कौन सी है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को रिझाने वाले उसमें कुछ नृत्य हो, कुछ गीत हो, कुछ गायन हो, तो बच्चों को ये नाटक बहुत अच्छे लगते हैं। अंत में कुछ उसमें एक सामाजिक संदेश भी बच्चों को जाए, कि जैसे कि पर्यावरण का रक्षण हो, या फिर झूठ नहीं बोलना। ये जो हमारे प्राथमिक संस्कार है ना, ये प्राथमिक संस्कार करने का बहुत बढ़िया माध्यम है बाल नाटक सर। जी, किंग्स क्लॉथ है एक नाटक, उसको मैंने हिंदी रूपांतरित किया था सर, और उसमें जितने भी गीत डाले, भट्ट जी जानते हैं कि हमने लोक गीत डाले थे कोरसेस के रूप में, ताकि हमारे बच्चे आसानी से पकड़े उसको। तो बिल्कुल ये बात है। मुझे आज अब मुझे लग रहा है कि सर आप पीठ थपथपा रहे हैं मेरी यहाँ पे आकर। बिल्कुल वही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सर। तो मैं आगे भट्ट जी के पास चलता हूँ सर। जी जी भट्ट जी। जी जी पूछिए सर। जी भट्ट जी। पहला सवाल यह है कि आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं बच्चों के लिए, तो नाटक सब बच्चों, जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर। तो जो बाल नाटक है वो दो तरह के आज के दौर में। एक नाटक, मेरी बात समझ रहे सर? जी, एक तो बाल नाटक सब दो तरह के हैं आजकल। एक तो यह है कि जो बच्चों के लिए लिखे गए और बच्चे स्वयं उनको खेलते हैं, और दूसरे वो नाटक है तो बच्चों के लिए लेकिन बड़े खेलते हैं उनको, बच्चों के लिए बड़े उनका मंचन करते हैं बच्चों को संदेश देने के लिए। तो आपके जो लिखे नाटक है सर वो ज्यादातर हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि बाल नाटक का मतलब ये नहीं कि बच्चे ही बच्चों के लिए करे, बड़े भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ग्रिस थिएटर की एक मूवमेंट चली थी, ग्रिस थिएटर, और वो बहुत काफी साल चली। अभी हमारे यहाँ पर जो है तो एक जी टीवी ने उसको स्पॉन्सर किया है, बच्चों का अलबत्या गलबत्या बोलकर है, जो कि मराठी के बहुत फेमस बड़े एक्टर करते हैं, बच्चों के लिए नाटक करते हैं, बच्चों का नाटक है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए बच्चे ही करे, बड़े भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितने नाटक लिखे हैं वो मैंने बच्चों के लिए लिखे हैं, बच्चे ही उसमें काम करें, बच्चे ही रंग करेंगे उसमें, ये मैंने कोशिश की है। इसलिए की है क्योंकि हम लोग हर साल अपने यहाँ पर एक बाल नाट्य प्रशिक्षण शिविर, जैसे कि आप सभी लोग लेते ही है, भारत भर में सब लोग लेते हैं, वैसे हम लोग भी लेते हैं, और उसमें से हम हर साल कुछ बच्चे चुनते हैं, और ये चुने हुए बच्चों के हम
थिएटर फेस्टिवल करते हैं, बच्चों के नाटक के महोत्सव करते हैं। और फिर राज्य नाट्य स्पर्धा महाराष्ट्र में, आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र एक मात्र अपना अकेला ऐसा राज्य है जहां पर सरकार, महाराष्ट्र की सरकार बच्चों के नाटक की प्रतियोगिता लेती है, जिसमें से कम हर साल 400 बाल नाट्य प्रस्तुति होती है, 400। आपको आश्चर्य लगेगा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कई बार और मैं भाग्यशाली हूँ, और मेरे पूरा श्रेय मैं अपने बच्चों को देता हूँ कि पिछले साल काऊ म्याऊ नाम का मेरा नाटक था, जो महाराष्ट्र में पहला आया, प्रथम पुरस्कार उसको मिला। वैसे तो कई नाटक जब हम करते हैं तो पुरस्कार मिलते हैं, वो बात गौन है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, तो इतने नाटक महाराष्ट्र में होते हैं जिसे बच्चे ही करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे ही बच्चों का नाटक क्यों करें, ये सवाल आता है, क्यों करें बच्चे ही बच्चों का नाटक, क्यों मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ। इसके दो कारण ये है कि पहली बात तो नाटक अपने आप में बच्चों में एक आत्मविश्वास की निर्मित करता है, कि मंच पर खड़े रहकर अपने, मुझे जो लगता है वो बात व्यक्त करने की जो आत्मविश्वास है, जो शक्ति है, मुझे लगता है कि वो नाटक देता है। ये पहली बात है। तो इसीलिए ये एक बात है। और बच्चों में एक सामूहिक भावना का भी निर्माण होता है, एक मतलब कि एक साथ कैसे रहे, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग परिवार के बच्चे जब इकट्ठा आती है और नाटक के लिए अपनी पूरी जान जब वो झोंक देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सामूहिक भावना है, ये बहुत बड़े संस्कार नाटक बच्चों के ऊपर करता है। सर, मैं भट्ट जी और आदरणीय जोशी जी की सहमति से एक जरूर चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के पर्सनल फोन भी आ रहे हैं कि शालू के सर से कहिए कि बच्चों के नाटक का कोई छोटा सा अंश वो परफॉर्म करके दिखा दें, या फिर कोई भी एक कोरस का एक टुकड़ा हमें सुना दें। ये बहुत सारे लोगों के पर्सनल फोन इस समय आ रहे हैं सर, ये मेरे पास अलग से फोन। मैं सभी के इस सूचना का आदर करता हूं, लेकिन ये मनोरंजन का और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो अगर आप नाटक है ना, तो मैं आपको YouTube पर जाइए, मेरे सारे नाटक YouTube पर है, पूरे नाटक YouTube पर जी। 36 सालों के जो मेरा चैनल है, आप देखिए, पूरे नाटक YouTube पर है। तो ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो जितने भी हमारे क्वेरीज आ रहे हैं, दर्शकगण आ रहे हैं, कृपया आप YouTube में जाइए और सालू के साहब के नाटकों को, बिल्कुल इस समय ये सालू के साहब का कहना है कि ये इस समय कोई मनोरंजन का सत्र नहीं चल रहा है, जानकारियों का आदान प्रदान चल रहा है। तो आप YouTube में जाइएगा और पूरे नाटक का आनंद लीजिएगा, हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है। जी सतीश, आपने मराठी की बहुत सशक्त परंपरा है थिएटर की, हर लिहाज से। मेरे को लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो थिएटर का है वो पूरे देश में महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में जितने रंगकर्मी हैं वो सब मेरे को लगता है कि समर्पित हैं। महाराष्ट्र के अलावा आपको कौन से राज्य में लगता है कि थिएटर मूवमेंट एक बहुत सशक्त रूप लिए हुए, धारण किए हुए? जहां तक मेरा ख्याल, हाँ, विदेय हो गए थोड़ा शायद नेट का प्रॉब्लम है। जी भट्ट जी। हाँ, नेटवर्क दिक्कत करता है सर। हाँ, तब तक भट्ट जी आज पूरे जोश में है, पूरे जोश के साथ अपनी बातें कर रहे हैं, तो नेटवर्क भी अच्छा चल रहा है, बीच बीच में कहीं पर दिक्कत आ रही है। भट्ट जी, कई लोगों के पर्सनल फोन आ रहे हैं, तो उनको आप भी समझा दीजिएगा जी, बड़े समर्पित हैं, समझा दीजिएगा कि YouTube से आप जरूर सालू के साहब की कृतियों को देखें, यहाँ पे संभव नहीं है जी। बड़े समर्पित हैं सर। आपने भी बहुत सारे नाटक, हेमंत सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था सर कि आपने भी बहुत सारे बच्चों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की हैं, उसमें नाटक भी लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं। तो ये जो सर ने एक बात कही कि जब से कक्षाओं में कलाएं पढ़ाना शुरू हुआ, तब से कलाओं का नाश हो गया, आप इससे कितना सहमत है? मुझे लगता है कि उन्होंने कक्षाओं का मतलब ये जो हमारे विभिन्न संस्थान हैं, कहीं उनके लिए तो नहीं कहा,
क्योंकि कक्षाओं में नाटक तो एक अनिवार्य विषय है सर, वो तो हम, हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो शिक्षक बच्चों को नाटकों के माध्यम से या जो शिक्षक बच्चों को अन्य कलाओं के माध्यम से उनके विषयों के भीतर प्रवेश करवाता है तो वो तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कहीं वो संस्थानों की बात कर रहे होंगे, जो विभिन्न संस्थान खुलते हैं नाटकों से संबंधित, कहीं उनकी बात तो नहीं। एक बात जरूर मैं भी क्लियर करना चाह रहा था, इस प्रश्न को आप भी कर सकते हैं। जी जी, आ गए सर डॉक्टर साहब दोबारा। सर आ गए सर। एक सवाल मेरा सालुंके जी से था सर। आपने जैसे कि अपने वक्तव्य में कहा कि नाटक परिवर्तन का माध्यम है, समाज को बनाने का माध्यम है और अच्छे इंसान बनाने का माध्यम है। तो नाटक की एक बहुत सशक्त विधा है सर, इन्हीं चीजों को जो साकार करती है वो नुक्कड़ शैली। तो आपने क्या सर नुक्कड़ शैली में भी कुछ लेखन और कुछ मंचन का काम किया है सर महाराष्ट्र में? जी 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 बिल्कुल। जब हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारा परिवर्तन मंच है, जो 25 साल हो गए हमारे परिवर्तन मंच को, जो हम नाटक करते हैं, और हमने नुक्कड़ नाटक बहुत सारे किए हैं। जो जब उस समय जो सामाजिक समस्याएं निर्माण होती थी, तो उस पर हमने अपने गांव में नुक्कड़ नाटक बहुत किए हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक एक अपने आप में नाटक की एक अलग विधा है। और मैं बिल्कुल, नुक्कड़ नाटक की बात चली तो आदरणीय सफदर हाशमी साहब का तो नाम बिल्कुल हमको लेना ही चाहिए, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि जो भारत के नुक्कड़ नाटक की अपनी पहचान बनी हुई है। तो नुक्कड़ नाटक तो एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक के लिए मंच ये किसी भी गली का, रास्ते का चौराहा होता है। और नाटक जब तक लोगों की आम जिंदगी में नहीं उतरता, तब तक नाटक की अपनी सार्थकता कब कैसे सिद्ध हो सकती है। तो नुक्कड़ नाटक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नुक्कड़ नाटक का बहुत बड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक नाटक के एक प्रोसेस भी है, नाट्य गतिविधियां और नाट्य आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, न केवल सामाजिक आंदोलन को, नाट्य आंदोलन। क्योंकि हमने देखा है कि नुक्कड़ नाटक से बहुत सारे अच्छे रंगकर्मी भारतीय रंगभूमि को मिले हुए हैं। तो नुक्कड़ नाटक के जो विषय होते हैं, ये विषय उस समय जो समस्याएं समाज में निर्माण होती है उसके ऊपर हो जाते हैं। तो इसमें सफदर हाशमी साहब ने जो काम किया, और उनके जितने भी नाटक है, इप्टा के माध्यम से मैं इप्टा का कई साल तक बीड इकाई का अध्यक्ष भी रहा हूं, और मराठवाड़ा क्षेत्र में इप्टा का मैंने काम भी किया है। जी। तो बाल रंगमंच जो है जी, उसकी भूमिका को आप बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं? निसंदेह, क्योंकि बाल रंगमंच न केवल बच्चों के मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि बाल रंगमंच बच्चों के व्यक्तिमत्व विकास का और सामाजिक संस्कार करने का एक प्रभावी माध्यम मैं मानता हूँ। सर, आप चूंकि विदेशों में भी बहुत सारे देशों की आपने यात्राएं की हैं, उसमें ब्रिटेन है और यूके, उसके अलावा यूरोप के देश है, अमेरिका है, तो कोई ऐसा वाकया सर? सर मैं बताऊं, आपने पूछा इसलिए बताता, और बहुत बढ़िया वाकया, भारत को लेकर बहुत बढ़िया सर मैं इंग्लैंड के, हमारे दर्शकों जी वही बता रहा हूँ। मैं लंदन के एक स्कूल में गया था, और वहां पर जैसे कि मुझसे कहा गया था कि आप जो है तो बच्चों के नाटक के बारे में बात करें। तो मैं वहां गया, मैंने बच्चों से बात की। एक बच्चा दौड़ा मेरे पास आया, तो उसने मुझसे कहा कि सर योर टीचर। मैंने कहा हाँ, मैं अध्यापक हूँ। तो उसने कहा कि सर वेट अ मिनट, मतलब आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आखिर ये बच्चा क्यों मुझे रुकने के लिए कह रहा है, और इतनी उत्सुकता से मेरे पास क्यों आया। तो बच्चा जब आया वापस, तो उसके हाथ में एक गेंद थी, पीले रंग की गेंद थी, और उसने मेरे हाथ में गेंद थमाई और मुझसे कहा कि सर जब आप अपने देश में जाएंगे तो ये जो गेंद मैं दे रहा हूं छोटी सी, ये आपके स्टूडेंट्स को दे दीजिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा कि ये स्टूडेंट को मैं क्यों दूं। तो उसने जो जवाब दिया है ना सर, ये जवाब किसी भी शिक्षा का मूल संस्कार, मूल आधार होता है। बच्चे ने कहा कि सर ये आप इसलिए उनको दीजिए कि मैंने तो देखा कि गेंद तो खेली हुई थी, मैली हुई थी, लेकिन उस समय उसको वो लगा, और उसने कहा कि आप स्कूल में जाने के बाद आपके बच्चों के हाथ में ये गेंद दीजिए। तो मैंने कहा क्यों दे। उसने कहा इसलिए दे सर कि ये बच्चे जो है ना, तुम्हारे इंडिया के बच्चे इस गेंद को छुएंगे, स्पर्श करेंगे। तो सर
तो मैंने भी तो वहां जाकर आपको स्पर्श किया ना सर, हिंदुस्तान में। देखिए सर, ये जो नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़ाते हैं ना, जो किताब में नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, ये नागरिक शास्त्र जब तक आचरण में नहीं आता ना सर, और आचरण में कैसे आए, वो बच्चे को ये लग रहा था कि ये गेंद मेरी हिंदुस्तान में जाएंगी, एक किसी गांव में जाएंगी, कोई एक बच्चा उसको स्पर्श करेगा, शायद वो उसका साक्षीदार नहीं होगा, बावजूद इसके वो ये अनुभव के ऊपर आधार पर ये देख रहा था। ये स्पर्श करने की बात है ना, जब तक आदमी के हृदय को स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी शिक्षा अपना काम पूरा नहीं कर सकती। शिक्षा का मूल आधार है आदमी से आदमी की तरह बर्ताव करे, आदमी से आदमी का स्पर्श होना चाहिए। और आज तो ये वातावरण है कि हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन टाई सूट बूट में घूम रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी एक जानवर छिपा हुआ है, जो ये शिक्षा ने इस जानवर को कम नहीं किया। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का निर्माण क्यों हुआ है? आदमी ने शिक्षण संस्था का निर्माण क्यों किया है? ये मेरे भीतर का जो पशुत्व है, जो जानवरपन है, पशुत्व को नष्ट कर मानवीय भावना की स्थापना करने के लिए शिक्षा का इजाद हुआ है, शिक्षा की निर्मित हुई है। लेकिन क्या वर्तमान शिक्षण प्रणाली ये हमारे भीतर का पशुत्व नष्ट करने में कामयाब हो गई है? बिल्कुल। संभवतः नेट एक बार फिर से चला गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कहा जी कि मानव ने मछली की तरह पानी में तैरना सीखकर, जी, आकाश में पक्षी की तरह उड़ना सीखकर, जी, आज जरूरत इस बात की है कि मानव धरती पर इंसान बनकर चलना सीखे। क्या बात, बहुत सुंदर सर। वो तो संवेदनाओं वाली बात है ना, वो होती नहीं है जो अभी कही थी मुझे ये लगता है कि हमारी जो सभ्यता का इतिहास है ना विश्व साहब, वो पिछले 5000 साल का है, करीब 5 या 6000 साल का है। उससे पहले नेटवर्क में तो समस्या आ रही है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पानी से डर के नैया पार नहीं होती। मुझको मालूम है कि इस रेत में पानी नहीं है, फिर भी थोड़ी सी रेत निचोड़ी जाए। कोशिश करने की कोशिश जारी है सर, कोशिश जारी है। कौन कहता है कि आसमां को सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां को सुराग नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। और सालुके साहब, इसी को रमानाथ अवस्थी जी इस प्रकार कहते हैं कि थक हार कर बैठो नहीं, प्रतीक्षा कर रहा कोई, हारे नहीं जब हौसले, सब कम हुए सब फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, और काम करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। बिल्कुल वही बात है सब। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, कैंप लगा दो, जितने वक्ता हमारे मुख्य वक्ता आए हैं ना, इन सबको बुलाइएगा, आनंद आएगा, बहुत बातें अच्छी निकल के आएंगी। मैं जोशी सर एक बार सालुके सर से मैं ये पूछना चाह रहा था जी, सालुके सर से मैं पूछना चाह रहा था सर, जैसे भट्ट जी बहुत सारे नाट्यकर्म करते हैं, और बार बार मैं अपने हर वक्तव्य में कहता हूँ कि बच्चों की साइकोलॉजी भट्ट जी जितना जानते हैं, मैं तो इस मामले में भट्ट जी को गुरु मानता हूँ। और मैं जहां भी जाता हूँ, अगर बच्चों को फेस करना है तो मैं चुपके से भट्ट जी को आगे कर देता हूँ, मैं पीछे हो जाता हूँ। भट्ट जी का इसमें बहुत बड़ा, इसलिए मैं भट्ट जी की तरफ से भी पूछना चाहता हूँ सर, कभी आपने कोई नाट्य निर्देशन आप कर रहे हो और आप कोई राय दे रहे हो और किसी बच्चे ने पलट के आपको बताया सर कि ये ऐसे भी हो सकता है, और आपने उसे स्वीकार किया, क्या कोई ऐसा संस्मरण है? सर मैं आपको बताऊं, नाट्य क्षेत्र ऐसा है जिसमें गुरु की अपनी कोई वयो मर्यादा नहीं होती। आप 80 साल से नाटक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 8 साल का बच्चा आपको वो बात बताए जो 80 साल में आपकी समझ में नहीं आई। क्या बात है, और ये रास्ता भट्ट जी अपनाते हैं सर, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा। तो इस समय अगर कोई मुझे ये कहता है बच्चा कि सर ये बात ऐसी हो सकती है, तो ऐसे लगता है कि बस इसीलिए हम सब ये कर रहे हैं। बच्चे जब सवाल पूछते हैं, बच्चे जब अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो यकीनन मानिए कि वो जो लम्हा होता है, उसके जैसी खुशी मुझे कभी नहीं होती।
कभी नहीं होती। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे बच्चों का। ये बात और मैं तो अगर ऐसा किसी बच्चे ने, बहुत बार ये समय आया है तो मैंने तो उसका तो स्वागत किया है, लेकिन अन्य बच्चों को भी बताया कि तालियां बजाकर इसका स्वागत कीजिए किसने ये पूछा है, ताकि अन्य बच्चे भी इस तरह का प्रश्न पूछे। बहुत सुंदर जी। जोशी सर। सर मैं तो सालुंखे जी से सालुंखे साहब जी सर। संभवतः नेट की एक बार फिर समस्या है। आपने है ना, मैं सुन रहा हूँ। आप लिखिए बीट का इतिहास सर, बीट का इतिहास। जी जी आपने जी बीट का इतिहास एक किताब लिखी है सर। बीट के इतिहास के बारे में मैंने 4 वॉल्यूम लिखे। जी जी। अब मैं बता दूं इतिहास के बारे में जी 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 बीट मैं इतिहास के बारे में बता दूं थोड़ा सर कि इतिहास के बारे में मैंने बीड के 4 वॉल्यूम लिखे हैं। जो पहला था बारे में सर दर्शकों को थोड़ा सर बताएंगे। जरूर जरूर, वही बता रहा हूं मैं। बीड के बारे में मैंने 4 वॉल्यूम लिखे थे। बीड जिले का प्राचीन एवं मध्ययुगीन इतिहास, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने शाहू महाराज पुरस्कार दिया 50,000 रुपए में मुझे। उसके बाद मैंने लिखा बीड जिले के शिलालेख और ताम्रपट, और उसके बाद की मेरा वॉल्यूम था बीड जिला और हैदराबाद स्वातंत्र संग्राम। ओके, लेकिन मैं आपको बहुत नम्रता से बताना चाहूंगा कि मैं इतिहास का संशोधक नहीं हूं, मैं इतिहास का तज्ञ नहीं हूं, लेकिन बावजूद ये 4 किताबें मुझसे लिखी गई। इसका अगर पूरी ईमानदारी से श्रेय अगर किसको दूं, क्योंकि मैं नाटक वाला, थिएटर वाला आदमी था, इतिहास से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसका अगर श्रेय देना है तो मैं 2 लोगों को इसका श्रेय दूंगा। पहले तो दूंगा CCRT को, और उसके बाद मैं श्रेय दूंगा श्रद्धेय गिरीश चंद्र जोशी जी को, जो कि मैं भाग्यशाली हूं कि आज वो यहाँ पर प्रस्तुत है। मैं गिरीश चंद्र जोशी एक ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे मेरे जिंदगी में एक नई दृष्टि दी, और वो दृष्टि थी इतिहास की ओर देखने की दृष्टि थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। एक मेरा जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ। ये जन्म देने का पूरा श्रेय मैं श्रद्धेय जोशी साहब को देना चाहता हूं कि उनके कारण मैंने इतिहास लिखा। लेकिन ये इतिहास लिखने के कारण आज बीड जिले के लाखों लोगों तक इतिहास पहुंचा। मैं बताऊं, उसकी 20,000 प्रतियां छपी हुई है और बिकी हुई है आज तक उस किताब की। तो ये क्यों लिखा मैंने? तो जब मैं CCRT के ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को उदयपुर में गया था, वहां पर मुझे तो कुछ पता नहीं था क्या, सिर्फ CCRT का अट्रैक्शन था, सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र, ये नाम का मुझे अट्रैक्शन था, क्योंकि मैं कल्चरल फील्ड में काम करता था और मैं अध्यापक था। तो वहां पर बताया गया कि गिरीश चंद्र जोशी साहब का लेक्चरर होने वाला है, और ये बहुत ही कड़क आदमी है, और वो बहुत, उनके बारे में बताया गया, और मुझे बड़ी उत्सुकता थी। और मैंने जब उनका लेक्चर ज्वाइन किया, तो मैं सच में बताता हूँ कि जिंदगी में बहुत कम बार प्रभावित होने का मौका मुझे मिला है, किसी से बहुत कम बार प्रभावित होने का मौका मिला। जोशी सर का मैंने लेक्चर सुना। मैं अकेला नहीं, हिंदुस्तान के हजारों अध्यापक हैं, हजारों, जो कि उनके वक्तव्य से प्रभावित हो गए हैं। और जब मैं वहां से आया, अपनी बैग घर में टांग दिया, और सबसे पहले मैं गया गांव के 1000 साल प्राचीन मंदिर कंकालेश्वर में। कंकालेश्वर में तो मैं हजारों बार गया, लेकिन जब उस दिन गया तो मुझे लग रहा था कि मैं पहली बार मंदिर में जा रहा हूँ। क्यों? कि जब मैं जाता था, दर्शन लेकर आता था, जब मैं पहली बार गया तो मैंने देखा, अरे वहां का शिल्प सौंदर्य देखा, वहां के स्तंभों का सौंदर्य देखने लगा, और मेरी मेरी जुबान बदल गई, बात करने का ढंग बदल गया, सोचने का ढंग बदल गया। मैंने उसकी कुछ तस्वीरें खींची, अपने बच्चों को बताने के लिए मैंने वो तस्वीरें अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लगाई। बच्चे जानकारी पूछने लगे, फिर मैंने उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, और मैंने सोचा कि क्यों मेरे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, मैं तो अपने जिले के बच्चों के लिए बताऊंगा, और किताब का निर्माण हो गया।
सर आपने मेरे मन की बात, बिल्कुल मन की बात कही है। मैं एक संस्मरण, हालांकि आज सत्र आपका है भट्ट जी, लेकिन जीआईसी नैनीताल में जब मैं पढ़ाता था तो एक दिन एक शिक्षक ने, हम लोगों का टर्न लगता था एक एक मिनट बोलने के लिए, तो उसने, जब हम संध्या करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो ऋग्वेदाय, स्वाहा, सामवेदाय, अथर्ववेदाय ये कुछ बताया। तो दूसरा शिक्षक मेरे कान में आकर के कहने लगा कि आज इसमें परिवर्तन हिमंदा आप देख रहे हैं, आप बताइए क्यों होगा। मैंने कहा आप ही बताइए। तो कह रहे हैं जोशी सर का असर है, ये सीसीआरटी से आया है, अब देखना इसको पढ़ने की, जानने की ललक लग जाएगी। तो न जाने कितने लोगों का जीवन जोशी सर ने बदला है सर, और ये भट्ट जी ने जोशी सर को फिर हमें हमारे मध्य लाए हैं, वो उनका सानिध्य मिल रहा है। तो अथर्ववेद, हम क्यों अथर्ववेद का स्मरण करते समय स्वाहा नहीं करते हैं, हम नमो नमः क्यों करते हैं? तो इस पर फिर उसके बाद विद्यालय में लंबी चर्चा हुई और जोशी जी लगता था कि हमारे सामने विद्यमान है। तो ये असर तो होता है सर, ऐसे लोगों के दर्शन और ऐसे लोगों को के सानिध्य से। आगे मैं अपने को रोक नहीं पाया भट्ट जी, सॉरी। ओके जी, भट्ट साहब पूछ रहे हैं कि परिवर्तन नाट्य अकादमी के बारे में बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी जी, मैं बता दूं, जब मैं स्कूल में टीचर बोलकर काम करने लगा तब मैंने ये महसूस किया कि मैं जो करना चाहता हूं मैं स्कूल के परिवेश में नहीं कर सकता। स्कूल का जो ये है वातावरण है उसमें मैं ये नहीं कर सकता, और मुझे तो करना था, और इसका पर्याय ढूंढने की कोशिश मैंने की, और फिर मैंने अपनी संस्था शुरू की जिसका नाम परिवर्तन, जो 25 साल से चल रही है। पहले इस परिवर्तन के माध्यम से हम अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, बहुत स्तर पर हम लोगों ने, बच्चों के लिए हम नाट्य प्रशिक्षण लेते हैं, युवाओं के लिए लेते हैं, हम बड़ों के नाटक करते हैं, बच्चों के नाटक करते हैं, कुछ परिसंवादों का भी आयोजन करते हैं, किताबों का प्रकाशन करते हैं। परिवर्तन थिएटर एकेडमी के माध्यम से हम बहुत सारे राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में भी हम उसमें शामिल होते हैं। लेकिन एक निरंतर प्रोसेस है, और इसका स्थापना का उद्देश्य ये था कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं स्कूल में नहीं कर सकता, अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने इस संस्था का जो है तो निर्माण किया, और आज महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में परिवर्तन के बच्चे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, महाराष्ट्र के थिएटर में और महाराष्ट्र के जो मराठी सिनेमा है इसमें मेरे कई बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बहुत नम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि ये मुझे लगता है कि आप जो है ना, आप एक मंत्री है, आप एक विधायक है, आप एक जिलाधिकारी है, आप एक पुलिस अधीक्षक है। ये इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक आदमी, अच्छे आदमी है। अगर आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते तो आप अच्छे अधिकारी, आज अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते। तो मुझे ये परिवर्तन जो हमारा मंच है, हम कोशिश ये करते हैं कि एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो, बच्चों के ऊपर एक अच्छे संस्कार हो। ये संस्कार धर्मनिरपेक्षता के संस्कार हो, बच्चों के ऊपर हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो लिखा है उसके संस्कार हो। तो ये सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के व्यक्तिगत विकास में परिवर्तन, यही हमारे परिवर्तन मंच की मूल कल्पना है। बिल्कुल सालुके साहब, जब जीआईसी नैनीताल का जहां मैं पढ़ाता था कुलगीत लिखा गया, तो मैंने उसमें एक लाइन लिखी कि हम वीर हों, सैनिक बने, अभियंता अधिवक्ता बने, हम सीखते हैं सबसे पहले नेक इंसान बनना है। तो मैं समझता हूँ कि नाट्यकर्म का एक ये भी उद्देश्य है कि पहले हम नेक इंसान बने। जी भट्ट जी, अगर सर से मैं ये पूछना चाहूँ कि जब हम सबके बहुत ही, हम जिनके रास्तों में चलना चाहते हैं, कलाम साहब से जब आपने पुरस्कार प्राप्त किया, वो प्रतीति अगर बहुत संक्षेप में बताएं, कैसा लगा आपको उनके हाथों से पुरस्कृत होना, सम्मानित होना? जी, जब अब्दुल कलाम साहब के हाथों आपने सम्मान प्राप्त किया, तो उन क्षणों को अगर आप चंद वाक्यों में बताना चाहें सर, कैसी प्रतीति थी? सर मैं आपको बताऊं, जब मैं अब्दुल कलाम साहब के हाथ से पुरस्कार ले रहा था जी, तो तब सर मुझे जो जीवन मैंने बिताया था
क्योंकि जिन हाथों से मैंने मजदूरी की, जिन हाथों को मजदूरी करते समय छाले आए थे, वो बच्चा देखकर क्या ख्वाब देख सकता था जिंदगी में सर। लेकिन वही हाथ जो पसीने से लथपथ थे, जिस हाथ में छाले आए हुए थे, वो हाथ जो कलाम साहब के हाथ में मैंने दिया, तो सर मुझे ऐसे लगा कि तुम्हें अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सर चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, आपके अंदर अगर वो बीज है जो उगना चाहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने भूमिका से ईमानदार है, उसके लिए त्याग और समर्पण करने की आपकी तैयारी है, तो उससे आपकी प्रगति को जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता। और प्रगति करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप का नाम बड़ा हो, आपका नाम बड़ा हो, आप ऊंचे जाति के हो, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रगति करने के लिए तुम्हारे दिल में एक आत्मविश्वास चाहिए, दिल में एक चिंगारी चाहिए, जो चिंगारी तुम्हें हमेशा प्रज्वलित करें, तुम्हें ये महसूस करते रहे कि भैया तुम्हें पृथ्वी पर जो तुम्हें पैदा हुए हो, इस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो और वो तुम्हें पूरा करना है। मैं जिस समय अब्दुल कलाम साहब के हाथ में हाथ दिया सर, उस समय यकीनन मैंने अपने स्कूल में आने के बाद बच्चों को बताया कि प्रगति करने के लिए धर्म, जात, गरीबी, अमीरी, आपके माता का नाम, पिता का नाम, कोई जरूरत नहीं है। आपके दिल में एक उड़ान चाहिए सर। पंख नहीं उड़ते, पंछियों के दिल की उड़ानें उड़ती है। पंख तो एक मात्र निमित्त होता है, एक माध्यम होता है सर। तो दिल के अंदर की जो एक चिराग होता है, दिल के अंदर का जो एक विचार होता है, जिसके आप प्रेम करते, निष्ठा करते हैं, उसके लिए समर्पित भावना से काम करते हैं, आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। उस दिन मैंने ये महसूस किया और सच में मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। जिंदगी कितनी छोटी है हमारी सर, जिंदगी कितनी छोटी है, लेकिन इस छोटी जिंदगी में जब प्रसंग आते हैं तो जिंदगी आपको ऊंचाई तक ले जाती है, जिंदगी आपको बड़ा कर देती है। सर एक आखिरी सवाल मेरा है सालुंके साहब जी, पूछिए सर। हेलो, हाँ पूछिए, सुन रहा हूँ मैं। ये आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षक तो नाटक नहीं जानते हैं या कम जानते हैं विद्यालयों में, लेकिन वो नाटक बच्चों के साथ करना चाहते हैं। उनके लिए कोई मंत्र सर, उनके लिए कोई गाइडलाइन दीजिए हमारे आज के शो के माध्यम से, कि कैसे बच्चों के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए सर, मैं तो पहला ये महसूस करता हूँ कि कक्षा अध्यापन में सबसे प्रभावी शैक्षणिक माध्यम क्या है, शैक्षणिक उपक्रम कक्षा अध्यापन में क्या है। तो खुद अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम है, खुद अध्यापक। जब तक अध्यापक खुद शैक्षणिक उपक्रम महत्वपूर्ण वो अगर प्रशिक्षित नहीं है, तो कक्षा अध्यापन में बच्चों को रुचि नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि पहले हमारे यहाँ के सारे टीचरों को नाट्य प्रशिक्षण विषय उनके डीएड और बीएड में अनिवार्य करना चाहिए। हो गया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभ्यासक्रम में अध्यापकों के लिए नाट्य विषय अनिवार्य करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, आदरणीय देवेंद्र राज अंकुर, जो कि भारत के एक विख्यात निदेशक हैं, उन्होंने कहानी का रंगमंच शुरू किया सर, ये आंदोलन शुरू किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और कहानी का रंगमंच क्या है? कहानी बयां करना है सर। कहानी बयां करना हमारा प्राचीनतम कला है सर। हमारी दादी की कहानियां आप याद में, और जो संस्कार हुए हैं ना सर, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी माताजी ने, जो जिजाबाई ने, रामायण महाभारत की कहानियां बताकर ही उनके अंदर स्वराज्य निर्माण करने की चेतना निर्माण की है ना सर। तो ये कहानी बयां करना एक कला है।
जब तक अध्यापक कक्षा में वो कहानी बयान नहीं करता, लाइनें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पाठ्य की लाइनों के बीच में क्या कहा गया है। लाइन तो कहती है कि रामू भूख से मरा है। अरे भैया, रामू भूख से क्यों मरा हुआ है? जो भूख की जो वेदना है वो बच्चों तक कैसे आप पहुंचा सकते हैं? बराबर है। तो ये बात है। तो पहले अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अध्यापक ही कक्षा अध्यापन में महत्वपूर्ण उपक्रम है। और उसके बाद जो है, अगर अब कोई अध्यापक जो है चाहता है कि वो नाटक करें, तो अगर वो नाटक से अनभिज्ञ है तो, लेकिन याद में रखें सर, एक गणित का अध्यापक है, वो कविता जानता नहीं, और किसी बच्चे ने कविता लिखी और वो अध्यापक को लाकर उसने बताई गणित के अध्यापक को कि सर मैंने ये कविता लिखी है, तो अध्यापक बच्चों को ये नहीं कह सकता कि यार मैं तो कविता जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा कवि उसका अध्यापक होता है। सबसे बड़ा कवि उसका अध्यापक होता है जी। तो अध्यापक ने उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ बेटे, तुमने बहुत बढ़िया कविता लिखी है। हो सकता है कि अध्यापक कविता के बारे में जाने नहीं, हो सकता है सर। तो सवाल ये है, तो ऐसे समय अगर कोई अध्यापक चाहता है कि नाटक करें, पहली बात तो सर, किसी अध्यापक को नाटक करने की चाह निर्माण होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। सर ये सांस्कृतिक आंदोलन है ना, फिर नाटक हो, गायन हो, चित्रकला हो, संगीत हो, वाद्य हो, सर इसमें से कलाकार पैदा होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इंसान पैदा होगा सर। और इंसान पैदा करना तो हमारे शिक्षण का मूल उद्देश्य है ना सर, बराबर है ना सर। तो ये अगर कोई अध्यापक चाहता है कि नाटक करें, तो ये पहले तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है, उसकी जिंदगी की क्रांति है ये मैं सोचूंगा। और अगर उसको वो नाटक के बारे में अनभिज्ञ है तो फिर चली जाइए, आपके शहर में जो संस्थाएं नाटक करती है, ऐसे संस्था से आप सहयोग ले सकते हैं। आप वो संस्था के पास जाइए, किसी रंगकर्मी के पास जाइए और बताइए कि हम नाटक करना चाहते हैं। सर नाटक वाले, ये नाटक के पैशन से इतने थिएटर वाले, इतने हम पागल लोग होते हैं सर। सर पागल तो इतिहास लिखते हैं और पढ़े लिखे तो इतिहास पढ़ते हैं ना सर। तो हम पागल थिएटर वाले लोग नाटक करते हैं और बुद्धिजीवी लोग नाटक देखने आते हैं। तो ये नाटक के लोग, आप कहें हमारे बच्चे नाटक करना चाहते हैं सर, आप बाजू को हट जाइए, सारे वो लोग अपने हाथ में सूत्र ले लेते हैं और फिर आपको तो कोई जरूरत ही नहीं होती, और आप सिर्फ देखते रहिए और सब आपका काम हो जाएगा। जो नाटक करना चाहता है भैया, तो पहले मैं उसका अभिनंदन करूंगा। मैं तो ये कहूंगा, जो नाटक करना चाहता है समझ लेना कि उसके आत्मा में ईश्वर ने प्रवेश कर लिया, ईश्वर ने प्रवेश कर लिया सारे जमीन पे भैया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और सर एक बात बताऊं, नाटक करना ये, फिर मैं बताता हूँ, नाटक करना ये सर आम आदमी की बात नहीं है। नाटक करना एक अपने आप में एक बुद्धिजीवी कर्म है सर, अपने आप में बुद्धिजीवी कर्म है। क्योंकि निदेशक की जो कल्पना होती है, एक नया विश्व निर्माण करने की क्षमता उसमें होती है सर, तो निर्माण करता है। नाटक रहेगा सर, तब तक रहेगा क्योंकि नाटक जब रंगकर्मी जब मंच पर खड़ा होता और कहता है ओ कितनी बारिश आ रही है, दर्शक बोलते हैं कि हाँ बारिश आ रही है। रंगकर्मी कहता है ओ कितनी आग लगी है, दर्शक कहते हैं आग लगी है। ये होगा तब तक नाटक चलते रहेगा, इसलिए नाटक करेंगे सर हम। राज कपूर जी जिंदाबाद। द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल शो मस्ट गो ऑन। मैं बताऊं आपको, पुरुषोत्तम बेरडे हमारे मराठी के बहुत बड़े रंगकर्मी थे सर। क्या वो नाटक कर रहे थे, एक छोटा सा शांतता कोर्ट चालू है, नाटक चालू था। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है शो मस्ट गो ऑन की, शांतता कोर्ट चालू है। हेलो, बहुत विनोदी कॉमेडी नाटक था। हाँ, और पहले अंक में उनको बताया गया शांतता कोर्ट चालू है, मैंने इसी की बात की थी आपसे। ना शांतता कार्ट चालू है, नॉट कोर्ट, कार्ट यानी बच्चा। अच्छा, वो पहले अंक में उन्हें बताया गया कि तुम्हारी माताजी बहुत सीरियस है, उन्होंने फिर नाटक किया। दूसरे अंक में बताया कि वो आपकी याद कर रही है, फिर नाटक उन्होंने चालू रखा। विनोद नाटक दर्शकों की समझ में नहीं आ रहा था। नाटक के बीच में बताया गया कि तुम्हारे माताजी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने नाटक किया,
और दर्शकों के समझ में नहीं आया कि इनको ये पता था बोलकर, और बाद में जब बताया गया दर्शकों को कि इनकी माता जी का मृत्यु हो गई है, सर लोग रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने कहा शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। ये ताकत कौन देता है सर? ये ताकत नाटक देता है, नाटक देता है। नाटक जिंदगी को सबक ही देता नहीं, तो अपने आप में आपके पास एक फौलादी शक्ति देता है जो संकट के समय पुरजोश से आपके संकट का मुकाबला करे। नाटक के लोग कभी आत्महत्या नहीं करते सर, IAS IPS लोग आत्महत्या करेंगे, नाटक के लोग आत्महत्या नहीं करते क्योंकि संकटों से जूझते हैं। पागलपन चाहिए, पागलपन चाहिए सर। जब तक दुनिया में पागल लोग रहेंगे तब तक ही दुनिया में सकारात्मक बातें होती रहेंगी। ये पागलों ने तो दुनिया बसाई हुई है सर, ये दुनिया पागलों ने बसाई है, और जो अपने आप को पागल नहीं कहते उन्होंने ये बसाई हुई दुनिया का भोग वो लोग ले रहे हैं। लेकिन जब तक किसी भी क्षेत्र में पागल लोग रहेंगे तब वो क्षेत्र बनाए रहेगा, जिंदा रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे पागलों में से मैं एक है, आप भी तो, और भट्ट साहब भी, तो सब सारे पागल ही है सर। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत। ये पागलों का सोच जारी रहेगा सर। जी भाई जी, पागलों का सोच जारी रहेगा, नए पागलों को बुलाते रहेंगे सर। एक मिनट का ब्रेक। सतीश वायदा करो दोबारा आओगे, सतीश वायदा करो दोबारा आओगे। सर मैं आपको बताऊं, सर मैं आपको बताऊं, जी पूरा देखिए नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था। हाँ। मैं अपने टेरेस पर खड़ा हुआ हूँ, पूरे 1 घंटे से खड़ा हुआ बात कर रहा हूँ। क्या 1 घंटे से। पागलपन है ना? हाँ यही तो बात है ना, ये जो जुनून है, ये पागलपन है, यही आपको आपके उद्देश्य सफल कर सकता है। बिल्कुल क्या कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अपने पक्ष से नहीं हटा हिमालय। तो शुक्रिया, धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ भट्ट साहब आपका, और अभिनंदन करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि बाकी लोगों से मैं नैनीताल आना चाहता हूँ सर, नैनीताल आना चाहता हूँ मैं। आइए, स्वागत है सर आपका नैनीताल में, हम आपका इंतजार करेंगे। जी भट्ट जी आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी भट्ट जी पूछिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी भट्ट जी पूछिए, भट्ट जी कुछ बोल रहे हैं सर। भट्ट जी। हेलो सर पूछिए। सर हमारा जो प्रश्नोत्तर का सेगमेंट है, मैं जो भी प्रश्न करूंगा सर उसपे आप ऐसा करें, आज के 2 प्रश्न भी दे दीजिए, कल चारों का उत्तर दे देंगे। ठीक है। तो मैं आज के दोनों प्रश्न स्क्रीन पर चलाता हूँ, तब तक सालुंके जी से कोई और सवाल आपको करने हो, हेमंत सर आपको या जोशी सर, तो उसको थोड़ी देर और जारी रखते बात। नहीं, मैं तो सतीश आनंद आया यार आज, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आया जी। और मैं आह्वान करता हूँ कि मैंने हिंदी में बच्चों के बहुत सारे नाटक लिखे हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हिंदी में मैंने बच्चों के बहुत सारे नाटक लिखे हुए हैं, और जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह खेले हुए हैं, और कई पुरस्कार इन नाटकों को मिले हैं। मैं अपने पुरस्कारों की बात नहीं करता, बहुत सारे हैं, वो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन किसी को अगर हिंदी के नाटक चाहिए तो मैं उनको जरूर दे सकता हूँ स्क्रिप्ट, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम नैनीताल में हर साल बाल नाट्य कार्यशाला लगाते हैं और एक प्रोडक्शन उसका करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी ओर से अगर हमें कुछ पुस्तकें मिल जाएं तो मैं युगमंच नैनीताल के लिए बिल्कुल जरूर। और जो लोग नाट्य प्रशिक्षण और जो लोग नाट्य प्रशिक्षण कार्यशालाओं बच्चों के लिए आयोजित करते हैं, अगर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अगर मुझे निमंत्रित करता है तो हमारा परिवर्तन मंच 25 साल पूरे कर रहा है, और हमारा उद्देश्य है कि देश के अलग अलग भागों में बच्चों की कार्यशालाएं आयोजित करें। हम आ सकते हैं सर वहां पर, अगर किसी को अगर कोई आवश्यकता महसूस हो है तो जरूर हम लोग आ सकते हैं सर। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर कि प्रतिवर्ष हम आयोजित करते हैं बाल नाट्य। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, दोनों जगह नाट्य कार्यशाला में हम बुलाएंगे सर, और हेमंत सर और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं सर। नैनीताल और हल्द्वानी जब भी आप आना चाहें आपका स्वागत रहेगा जी। धन्यवाद, और बहुत बहुत आभारी मैं सभी का। आपने
मुझे इस लायक समझा कि मैं आप आकर अपनी बात को यहाँ पर व्यक्त करूं, और सभी का तहे दिल से आभार सबका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हेमंत सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और आज इस चर्चा को और अधिक सार्थक बनाया, क्योंकि यहाँ भी नेट की प्रॉब्लम हो रही थी। हम मुकेश जी को मिस कर रहे हैं आज, मुकेश बहुगुणा जी को। अच्छा लगा नीचे सुधा जी चाय पे बुला रहे हैं। ज्ञान के लोग थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं, पूरा सागर हम तक कब पहुंचेगा ये अभी पता नहीं है। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ फिर किसी दिन जुड़े कुछ समय के बाद। सुधा जी बुला रही है नीचे चाय। जरूर सर, जरूर। नाटक के लिए कुछ भी सर, नाटक के लिए कुछ भी, पूरी जिंदगी है नाटक के लिए सर। क्या नाटक सर, आप सब नाटक क्यों? अंत में मैं इतना ही कहूंगा सर, अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा। नाटक क्यों करें? नाटक क्यों करें? तो भैया जिंदा रहने के लिए सांस क्यों ले? क्या बात, जिंदा रहने के लिए सांस क्यों ले? नाटक इसलिए करें। चलिए थैंक यू वेरी मच। सुधा जी बुला रही नीचे चाय पे। कल के लिए सूचना सर, कल के लिए सूचना है सर। वो तो मेरे अर्धांगिनी लक्ष्मी है मेरी लक्ष्मी। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। जी बताइए भट्ट जी क्या कह रहे हैं? हमारे साथ इस शो पर शाम 7 बजे पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, जिन्हें शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और पूरे देश में मैती आंदोलन चलाया है, और एक नए तरीके से बहुत अच्छा जो से फिर मिलेंगे दर्शकों मेहमान के साथ, जिनका नाम कल्याण सिंह रावत है और बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं रावत जी, और हमसे जानेंगे कि पेड़ कैसे हम लगाएं और बढ़ाएं आगे को। तो मैं आज के सभी मेहमानों को पुनः धन्यवाद देते हुए आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छे, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा है इसलिए हाथ जोड़ नहीं सकता। हम आपके कष्ट को समझ रहे हैं।